तो मेंटल हेल्थ सेगमेंट में आज का विषय है रोल ऑफ केयर गिवर इन डिमेंशिया, और इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दिल्ली दूरदर्शन स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो मेहमान हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराएं। हमारे साथ हैं अमिता बिष्ट जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप एक केयर गिवर हैं। थैंक यू। और हमारे साथ है डॉक्टर वैभव पाटिल। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, एम्स। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। अमिता जी, आपसे शुरू करेंगे। आपके पापा को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, तो परिवार किन किन परिस्थितियों से गुजरा और आप कैसे देखती हैं केयर गिवर की भूमिका को? बहुत चैलेंजिंग है केयर टेकर की जो भूमिका है। पेशेंट तो गुजरता ही है अपनी परेशानियों से, बट जो साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको काफ़ी उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। आपका शेड्यूल चेंज हो जाता है, लाइफ रूटीन डेली जो आपका चलता था वो सब गड़बड़ा जाता है। आपको पेशेंट के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड फिक्स करना पड़ता है, अपनी टाइमिंग। तो मेरे फादर को जब स्टार्टिंग में डायग्नोस हुआ तो धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो उतना ज़्यादा नहीं रहता, वो रिपीटेडली एक बात को कई बार पूछेंगे आपसे, कई बार। तो हमें उस समय काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती थी और उनको प्यार से समझाना या उनके उन क्वेश्चंस का बार बार जवाब देना है और आपको इरिटेट नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम इरिटेट होंगे तो पेशेंट को तो वो लगेगा ना कि काफ़ी एम्बैरेसिंग, या उनको एंगर आ जाता था कि मतलब क्यों ऐसा ये बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे लगता है केयर टेकर को भी, वो भी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। जो अब मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने केयर टेकर के विषय में बात करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा है। जी। डॉक्टर वैभव, जब बात करते हैं हम केयर गिवर की, कि वो मतलब 24 आवर्स वो एक मरीज़ की सेवा में लगे हैं, ऐसे में चिड़चिड़ापन जायज़ है। आपको कभी कभी गुस्सा भी आ सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, मन में चल रहा होता है। ऐसे में क्या वो केयर गिवर्स आपके पास अपने मदद के लिए आते हैं? क्योंकि वो तो मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी सहायता के लिए आपको अप्रोच करते हैं? देखिए, मैं डिमेंशिया से स्टार्ट करना चाहूँगा। डिमेंशिया, जैसे आप जानते हो, कि एक भूलने की बीमारी है जिसमें याददाश्त कम होती जाती है। आप अगर देखेंगे कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, वो व्यक्ति पूरी तरह अपने फैमिली पे निर्भर हो जाता है, जो देखभाल करता है उस पर निर्भर होता जाता है। बट इस देखभाल करता का धीरे धीरे ध्यान अपने जो केयर कर रहे हैं उनके प्रति ही हो जाता है। वो खुद अपने ख्याल रखना भूल जाते हैं। अपना मानसिक संतुलन हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो धीरे धीरे उनका कम ध्यान दिया जाता है। इसके कारण जैसे जैसे इस बीमारी का स्वरूप बढ़ता जाएगा, ऐसा देखा जाता है कि ये तनावपूर्ण होता है। इसके साथ फिर आपको मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। जो कॉमनली देखा गया है, जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, आपके फिजिकल स्वास्थ्य में कमी आना, ये काफ़ी कॉमनली दिखाया जाता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर जो देखभाल करता है वो अपने तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो एक लेवल के बाद ये संभाल पाना इन तनाव को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब ये मानसिक बीमारी का स्वरूप लेता है तो फिर पेशेंट जो केयर टेकर है पेशेंट बन जाते हैं, जिसे हम सेकंड पेशेंट कहते हैं। अच्छा। और वो फिर हमारे पास आना, ट्रीटमेंट के लिए आना। लगता है ये जो सेकंड पेशेंट है केयर गिवर, ये इनविजिबल पेशेंट है, इसे नजरअंदाज कर देते हैं हम लोग। हम जैसे कि ये सेकंड पेशेंट हम कहते हैं, क्योंकि एक पेशेंट है जिसको केयर करते करते आप पेशेंट बनते जा रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है ना, आपने अपने हेल्थ पे फोकस किया है, आपने टाइम दे नहीं पाए हो। जैसे कि एक हम डिमेंशिया केयर हम ऐसा कहते हैं कि जिसमें ज़्यादातर जो औसतन एक देखा गया है कि जो केयर टेकर है, जो देखभाल करता है, वो कम से कम 3 से 6 घंटे पेशेंट के साथ बिताता है। और जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है जो कराना है, उनमें उन्हें 6 से 9 घंटे तक भी टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप देखें कि एक दिन में जो जितना टाइम बचता है, जिसमें आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का ख्याल रखना है, आपको जॉब करना है, आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्स, इनको संभालते हुए ये करना है, तो धीरे धीरे ये काफ़ी एक तनावपूर्ण वाला माहौल बन जाता है। तो आपने अडेप्ट कैसे किया फिर अमिता जी? जी, क्योंकि डॉक्टर्स ने जैसे बताया था कि ये प्रोग्रेसिव है और पीछे तो जाएगा नहीं, तो हमने धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लगा हमको, काफ़ी इमोशनली सेटबैक था हमारे लिए कि पापा जो इतने स्मार्ट, इतने हेल्दी और इतने एक्टिव थे, और अचानक से धीरे धीरे ब्रेन वो होता चला गया, उनके बिहेवियर चेंज हो गया। तो लगा, बट धीरे धीरे अडेप्ट होना हमको पड़ा ही, क्योंकि इमोशनली हम कब तक स्ट्रेसफुल रहते, होता था स्ट्रेस, बट उनकी देखभाल करना हमारी प्रायोरिटी रहती थी। उसके बाद चाहे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया सेकंड पेशेंट हो जाते हैं, उसी तरह से मेरी मदर को भी बीपी का इशू काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि स्लीपिंग डिसऑर्डर उनको भी हो जाता था। फादर रात में सोते नहीं थे, या हम दिन में वो खूब ज़्यादा सोते थे, तो उनको उठाना पड़ता था, नहीं पापा आप दिन में उठिए क्योंकि रात को नींद चाहिए। तो उसकी वजह से हमारे घर में भी सेकंड पेशेंट एक नहीं 2-3 हो गए थे। मैं भी इनफैक्ट उसकी एक विक्टिम हूँ जो
तो फिर आपने कभी सोचा कि मैं भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट एग्जैक्टली और इनफैक्ट मैं गई भी, और स्लीपिंग डिसऑर्डर मुझे भी हो गया था, नींद नहीं आती थी, लगता था कब तक चलेगा ये, क्योंकि एक पर्सनालिटी जो इतनी होती है और एकदम से डिग्रेड हो गई और प्रोग्रेसिव है, हम हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इस चीज़ में इंसान ज़्यादा वो हो जाता है। डॉक्टर वैभव, एक रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया है कि 70% जो केयर गिवर्स होते हैं, खास करके डिमेंशिया के पेशेंट्स के, वो महिलाएं होती हैं। अब महिलाओं के ऊपर वैसे ही जिम्मेदारी है परिवार की कि घर भी देखना है, अगर वो जॉब कर रही हैं तो वो भी करना है, अब साथ में एक और जिम्मेदारी है, ऐसे में जाहिर सी बात है वो सब होगा, तो किस तरीके से वो अपने आप को मेंटली हेल्दी रखें, क्या कुछ वो होनी चाहिए है हमारे पास अपनी एक पर्सनल एड? इसके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप डिमेंशिया के बारे में जानें। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि ये नॉर्मल एजिंग क्या है और ये डिमेंशिया क्या है, तो वो व्यवहार एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी हो उसका प्रोग्रेशन कैसे होने वाला है, क्या लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाने वाले, ताकि आपके एक्सपेक्टेशन कम कर पाए। क्योंकि बहुत सारे जो केयर टेकर है वो ये नहीं समझ पाते ये नॉर्मल व्यवहार है या बीमारी से है, कुछ इससे भी तनाव काफी बनता जाता है। तो आपको पहले आपकी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। दूसरा है आपको एक अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है। आप जब स्वस्थ हो तो ही आप अपने जो पेशेंट है उसका ख्याल रख पाओगे। तो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करना, थोड़ा अपने लिए समय निकालना। आपकी सपोर्ट सिस्टम कैसी है, क्या आप अपने सपोर्ट सिस्टम को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, आपके दोस्त है, परिजन है, आपके पड़ोस में जो रहते हैं, क्या आप इनसे मदद मांग रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हम कैसे, आप हिचकिचाते हो, बट बहुत सारे लोग रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। जो अल्टरनेटिव सर्विसेज, जैसे कि आप डे केयर का यूज कर पा रहे हो, क्या आप रिस्पाइट केयर सेंटर से उनका यूज कर पा रहे हो, क्या नर्सिंग केयर की आपने सहायता ली है। जब ये चीजें करते करते कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत सारी परिस्थितियों को एक साथ हैंडल कर रहे हो, तो इससे भी स्ट्रेस बनता है। क्या आपने उस समय स्ट्रेस रिडक्शन के लिए किसी काउंसलर से बात की है, क्या आपने साइकियाट्रिस्ट से बात की है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर्स भी क्या डिमेंशिया के अंतर्गत ही आता है? अल्जाइमर्स एक डिमेंशिया का पार्ट है। तो अमिता जी, आपके पापा को अल्जाइमर्स था जी। तो आपने अपनी अवेयरनेस कैसे बढ़ाई और उनका प्रोग्रेशन कैसे देखा फिर आपने उसमें? स्टार्टिंग में तो हमने पेपर में पढ़ा, एक्चुअली आज से 12-14 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस समय तो कुछ जानते ही नहीं थे लोग इसके बारे में ज़्यादा, तो कहाँ वो एकदम एक्टिव, काफ़ी शार्प थे। पापा आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते थे पेपर में, और एकदम से सारी चीज़ें भूलना, डे टू डे की चीज़ें भूलना। पेपर में एक दिन पढ़ा तो हमें लगा कि कुछ लक्षण इनके मिल रहे हैं। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि हाँ, फिर काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने बोला हाँ लेकिन प्रोग्रेसिव है, ये ठीक नहीं होगा। इनमें टेस्ट कौन से होते हैं? टेस्ट पेट स्कैन होता है और उसके अलावा MRI वगैरह किए थे। डॉक्टर साहब, डायग्नोस हो जाता है डिमेंशिया? कौन सा टेस्ट करवाना है? जो ज़्यादातर हम क्लिनिकली असेस करके और हिस्ट्री के बेसिस पे करते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ें जो एडवांस में होती है, जैसा कई बार होता है कि 10 से 15% डिमेंशिया रिवर्सिबल होते हैं जिनको आप रोकथाम कर सकते हो। तो ऐसे कोई कारण है जैसे विटामिन B12 डिफिशिएंसी, थायराइड की डिफिशिएंसी है, BP या शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर ये फैक्टर हम कंट्रोल करें तो कई बार इस तरह के 10 से 15% ऐसे डिमेंशिया जिनको हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। नहीं तो जो ज़्यादातर कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव, क्योंकि 85% जो प्रतिशत जो डिमेंशिया के प्रकार है वो प्रोग्रेशन होता है। तो क्या ये बढ़ती एज में ही देखा जाता है या किसी भी एज में ये ज़्यादातर एज रिलेटेड बीमारी कहते हैं, बट जैसे एक फ्रंटोटेम्पोरल टाइप डिमेंशिया है वो अर्ली एज जैसे 50 की उम्र में ही देखने को मिलता है। वो कुछ डिमेंशिया ऐसे भी, और अगर अल्जाइमर्स की हिस्ट्री है फैमिली में तो विथ ईच जनरेशन वो 10 साल पहले मिलेगा। अगर किसी के पेरेंट्स को 65-70s में हुआ है तो बच्चों में ये 55-50 में भी देखने को मिलता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ केयर गिवर इन डिमेंशिया, और मेंटल हेल्थ तो कई चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या रोल ऑफ केयर गिवर बदलता है डिसऑर्डर के हिसाब से? डिसऑर्डर के फैक्टर्स बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आप किस तरह केयर गिवर बर्डन या रोल होगा। जैसे अगर आप मान के चले डिमेंशिया जिसमें व्यक्ति पूरी तरह आप पे निर्भर हो रहा है, तो आप खान पान से लेके नहाना, कपड़े पहनना, दवाइयाँ लेना या जो रोज़मर्रा का शेड्यूल फॉलो करना, नींद नहीं आ रही है, व्यवहार में बदलाव हो रहा है, गुस्सा, तो इस तरह के जो डिजीज स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं कि किस तरह की केयर प्रोवाइड की जाए। जी।
क्या कुछ आपके सामने चैलेंजेस आए कि बहुत कुछ अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ा होगा, बहुत कुछ आपको अपने पर्सनालिटी में बदलाव करना पड़ा काफ़ी होगा? कुछ चेंज करना पड़ा क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, मोस्टली फैमिली मेम्बर्स कम होते हैं और उनको 24 आवर्स की ज़रूरत पड़ती थी, अकेले छोड़ नहीं सकते थे। तो हमें अपना टाइम शेड्यूल उसी हिसाब से, ब्रदर सिस्टर जो भी थे, और हमारी पोस्टिंग बाहर हो जाती थी, उस बीच में भी मुझे आके उनको देखना पड़ता था, फादर को। और फिर NGOs वगैरह भी हैं तो उनके कांटेक्ट में भी हम आए, इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी हेल्प भी करी। और जहाँ तक बात करें, उनके साथ साथ हमें भी काउंसलिंग करी उन्होंने कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये तो आगे जाना ही है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, विल पावर आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हुआ है ऐसा, तो ऐसा नहीं कि जी। और डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति खुद है, क्या जो डिमेंशिया से ग्रस्त है, उसे खुद पता रहता है कि मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ? नहीं, उसमें ये जो इंसाइट हम जो कहते हैं ये डिमेंशिया में नहीं होती। ज़्यादातर पेशेंट को लगता है कि वो याद कर पा रहे हैं और इसी के कारण जब आप फैमिली मेंबर कई बार उनको कहते हैं कि आप भूल गए हो तो वो गुस्सा होने तो लगता है। मान लो आपने गैस स्टोव जलाई, आप भूल गए, तो इसका मतलब है केयर गिवर का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 आवर सर्विलेंस करनी है। Yes. पर ये सेवा करने के लिए अपने पिताजी की आपका बहुत बहुत आभार। आई एम श्योर दैट ही इज नो मोर विद यू, Yeah. बट wherever he is, he must be blessing you to have a proud daughter in the family like you. Thank you very much अमिता जी for sharing your story, and thank you Dr. Vaibhav sir for sharing ये रोल क्या रहता है केयर गिवर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच।